तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम ने हायरी के हेयर बैंड से मिन्हो का गला घोट रखा होता है, जिससे मिन्हो की हालत खराब हो रही होती है। और हायरी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर रही होती है और पीछे से मैनेजर किम को बोल रही होती है, प्लीज रुक जाओ। मैनेजर किम मिन्हो से अपनी बेटी का पता पूछ रहे होते हैं और मिन्हो फटी हुई हालत में कहता है, जब हम जा रहे थे तो वो हमें दाएं मुड़ने के लिए और बाएं मुड़ने के लिए बोल रहे थे। वो लोग हमें सिर्फ रास्ता बता रहे थे। मुझे नहीं पता वो तुम्हारी बेटी को कहाँ लेके गए। प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो। मैनेजर किम कहते हैं, और तू ये भी नहीं जानता कि उनसे वापस से कांटेक्ट कैसे करना है ना? मिन्हो कहता है, हम एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हम तभी उनसे बात कर सकते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, और तुम्हारी गैंग का वो लीडर कहाँ है जो पहले तुम सबसे बात करता है? मिन्हो की हालत यहाँ पे बिल्कुल फट चुकी होती है। उसको जो कुछ भी छोटा मोटा पता होता है वो सब कुछ मैनेजर किम को बता देता है। हालांकि मिन्हो को भी नहीं पता होता कि गैंगस्टर्स मैनेजर किम की बेटी को कहाँ पे लेके गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक घर का सीन, जहाँ पे एक बंदा हाथ जोड़ के एक गैंगस्टर को बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज बस मुझे एक बार माफ कर दो। और इस बंदे के सामने जो गैंगस्टर होता है इसका नाम होता है मिनचाल ओ, जो कि के गैंग का हेड होता है। और इसी गैंग के जो और ज्यादा बड़े लोग होते हैं वो ही मैनेजर किम की बेटी को लेके जा रहे होते हैं कहीं और, ताकि वो मैनेजर किम की बेटी की बॉडी को डिस्पोज कर सके। अभी मिनचाल अपने सामने वाले बंदे के बाल पकड़ता है और कहता है, अबे ओए हरामजादे, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था? क्यों, तूने करा था ना? तुझे लगता है तूने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो कोई मजाक था? तुझे पता भी है कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई थी? उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर तुम सही समय पे लोन नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैंने तुझे पहले ही कहा था इसकी कीमत तेरी बेटी को चुकानी पड़ेगी। और ये जो आदमी यहाँ पे होता है, इस आदमी की बेटी को भी इन गैंगस्टर्स ने यहाँ पे पकड़ रखा होता है, जो कि बार बार अपने डैड को देख के बोले जा रही होती है, डैड डैड प्लीज कुछ करो। लेकिन इस लड़की के डैड के अभी इतने ज्यादा रैपट पड़ रहे होते हैं कि ये डैड इन रैपट से डेड हो सकता है। मैनचॉल इस आदमी के रैपट ही रैपट बजाते हुए कहता है, क्या साले तू मुझे बोल रहा है तेरी बेटी बस एक स्टूडेंट है? हाँ हरामजादे, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरी बेटी एक स्टूडेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि हम उसके शरीर के ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक लड़की है या फिर स्टूडेंट है, बाहर में जाए। साले हरामजादे, अगर तुझे लगता है कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं तो उसकी जगह हम तेरे ऑर्गन्स बेच देते हैं। लेकिन तू ऐसा भी नहीं चाहता ना कि हम तेरे ऑर्गन्स बेचें। और बहुत सारे रैपट मारने के बाद मैनचॉल एक लात मारता है इस आदमी के मुंह पे। इसके बाद ये गैंगस्टर इस आदमी की बेटी को जबरदस्ती खींच के ले जा रहे होते हैं और मैनचॉल कहता है, हरामजादे अब तू चुपचाप से यहाँ पे बैठ और देख हम क्या करते हैं। हे, इस लड़की को लेके चलो। ये लड़की अभी बार बार रो रो के चिल्ला रही होती है, डैड डैड प्लीज डैड। लेकिन इस लड़की के डैड यहाँ पे पूरी तरह से लाचार होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मैनचॉल इस आदमी का सर पकड़ता है और इसकी बेटी की तरफ करके कहता है, हरामजादे अब ढंग से देखियो कि जब हमारे पैसे हमें कोई वापस नहीं देता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं। अब तुझे समझ आएगा कि तूने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो क्या था। बुड्ढे हरामजादे, अब तुझे समझ आएगा असल में जिंदगी किसको कहते हैं। ये लोग इस आदमी की बेटी का भी बुरा हाल करने वाले होते हैं और ये आदमी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगा। और वहीं इस आदमी की बेटी भी डैड डैड चिल्ला रही होती है। लेकिन इतने में ही इस घर के बाहर एक ऐसी लड़की के डैड पहुंचते हैं जो अपनी बेटी के लिए किसी को भी डेड कर सकते हैं, यानी कि अपने मैनेजर किम। मैनेजर किम इस घर की बेल बजाते हैं और एक गैंगस्टर मैनचॉल को आके कहता है, बड़े भाई लगता है यहाँ पे कोई आ रखा है। मैनचॉल कहता है, यहाँ पे कौन आया है? क्या तूने कोई डिलीवरी मंगाई थी? दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने कुछ समय पहले मैक्रोनीज तो मंगवाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवरी बॉय होगा। मैनचॉल कहता है, आखिर डिलीवरी बॉय के अलावा और किसको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे हैं? ठीक है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर जो बंदा बाहर है वो एक डिलीवरी बॉय नहीं है तो उसको वहाँ से वापस भेज दे। अगर कोई गड़बड़ होती है तो दरवाजे को अंदर से लॉक कर दे। दूसरा बंदा अपनी मुंडी हाँ पे घुमाता है और कहता है, हाँ ठीक है, और दरवाजे को लॉक करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो इस दरवाजे को लॉक करता है इतने में ही उसको याद आता है ये जो दूसरा वाला दरवाजा है उसको तो उसने पहले लॉक करा ही नहीं, इसीलिए ये बंदा दूसरे वाले दरवाजे की तरफ जाता है भागते हुए उसको लॉक करने के लिए। लेकिन जैसे ये बंदा उस दरवाजे को लॉक करने के लिए वहाँ पे पहुँचता है तो ये देखता है यहाँ पहले ही कोई अंदर घुस चुका है। ये बंदा अपने सामने खड़े इंसान को देख के कहता है, हे आखिर तुम कौन हो? तुम किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। और इस बंदे के बस इतना कहने की देर होती है, इतने में ही इस बंदे की तुड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इस बंदे के जो रैपट अंदर पड़ रहे होते हैं बाहर वो मिनचॉल और बाकी के बंदे सुन रहे होते हैं। मिनचॉल डरते डरते दरवाजे के बाहर से कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम्हें आवाज आ रही है? लेकिन दरवाजे के अंदर से सिर्फ बूम बाम की आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि मैनेजर किम अंदर उस दूसरे बंदे की अच्छे से तोड़ रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पे जो मिनचॉल के साथ बंदा होता है वो अपने बेसबॉल का बैट उठा के उस रूम की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि
कि वहाँ पे क्या चल रहा है और दरवाजे को हल्का सा खोलते ही साथ अंधाधुंध बेसबॉल का बैट घुमा देता है, लेकिन ये बैट जाके लगता है उसी बंदे के मुंह पे जो इन्हीं के साथ है। मैनेजर किम जानबूझ के उस बंदे का मुंह सामने लेके आए होते हैं और खुद नीचे की तरफ से डॉज करते हुए गोली की रफ्तार में यहाँ पे पहुँचते हैं और एक हाथ से इस मोड़ी की ठुड्डी में रैपट मारते हैं और दूसरे हाथ से अपनी कोट की जेब से एक रस्सी निकालते हैं, जहाँ एक हाथ से इस मोटे के रैपट ही रैपट पड़े जा रहे होते हैं, वहीं दूसरे हाथ से मैनेजर किम इस रस्सी को इस तरह से फेंकते हैं कि ये रस्सी इस मोटे के पैर में लिपट जाती है और साथ साथ में जो ऊपर लाइट वाला झूमर होता है उसमें फंस जाती है ये रस्सी। और रिजल्ट के तौर पे ये मोटा अभी रस्सी से उल्टा लटक रहा होता है। ये मोटा भी ये देख के हैरान होता है कि कोई इतनी जल्दी कैसे किसी के पैर पे रस्सी बांध के उसको उल्टा लटका सकता है। ये मोटा हैरानी में डरते हुए कहता है, वो आखिर ये क्या था? और जो लड़की अब तक यहाँ पे रो रही होती है वो कहती है, कमाल है। इसके बाद मैनेजर किम इस मोटे के बिल्कुल मुंह के पास आते हैं और कहते हैं, मिंजी कहाँ है? मोटा कहता है, क्या मिंजी? कौन मिंजी? मैनेजर किम इस रस्सी को और ज्यादा तेज से खींचते हैं, जिस वजह से इस मोटे के पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये मोटा कहता है, प्लीज रुक जाओ, इस रस्सी को और मत खींचो, मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी टांगे कट के गिर जाएंगी, बड़े भाई मुझे बचाओ। लेकिन जो बड़ा भाई होता है यानी कि मैनचॉल खिड़की से नीचे कूद के यहाँ से भाग जाता है। हालांकि मैनेजर किम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैनेजर किम के हाथ में नहीं आता। इसके बाद मैनचॉल तेजी से सड़क में भाग रहा होता है और हांफते हांफते अपने मन में कहता है, शिट, आखिर ये कौन था? क्या ये पुलिस वाला है? आखिर इसको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं? क्या हमारी इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक करी है? अब मैं क्या करूँ? मेरे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतने में ही भागते भागते इस बंदे का पैर एक तार से टकराता है, जिस वजह से ये जमीन में जाके गिर जाता है और सड़क में गिर के इसकी नाक फूट जाती है और ये कहता है, व्हाट द फक साला, यहाँ पे ये तार किसने लगा रखी है? और ये बंदा देखता है यहाँ पे तो एक ही तार थी, लेकिन इसके सामने तारों का पूरा जाल बिछा हुआ होता है, जिससे कि ये बंदा कट के मर भी सकता था। और जिस बंदे ने पहले लुकिसम देखा होगा वो पहले ही समझ सकता है कि ये तारें किसने बिछा रखी है यहाँ पे। ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि करा होता है मैनेजर किम ने। और मैनेजर किम की हमने ये वाली ट्रिक उस वक्त भी देखी थी जब मैनेजर किम की फाइट हो रही होती है वैरन और एलाई के साथ, यानी कि एली जैंग। तो खैर, अगर आपने लुकिसम में मैनेजर किम को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे लुकिसम के सारे एपिसोड देख सकते हो। खैर, जैसे ये बंदा जमीन में गिर चुका होता है, इतने में ही इस बंदे के पीछे से मैनेजर किम आते हैं और इस बंदे के गले में पीछे से रस्सी डाल के इसकी बहुत ही ज्यादा गंदी तुड़ाई कर रहे होते हैं। हमें बस बूम बाम की आवाजें आ रही होती है और मैनचॉल की आवाजें आ रही होती है जो बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता। लिटरली मैनेजर किम ने मैनचॉल का कुत्ता बना दिया होता है। अभी हम देखते हैं मैनचॉल के मुंह में मैनेजर किम ने एक पन्नी लगा रखी होती है और पन्नी के अंदर से निकल रहा होता है खून। साथ ही साथ में मैनचॉल की बहुत ही तेजी से हांफने की आवाजें आ रही होती हैं। ऐसी फटी हुई हालत में भी मैनचॉल कहता है, हरामजादे, मैंने तुझे कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। हमें टेलीग्राम में बस उसी समय मैसेज मिलता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। मैनेजर किम कहते हैं, आखिर वो क्या चीज है? मैनचॉल कहता है, वो एक खुफिया मैसेज करने की सर्विस है, उसमें हम लोग ग्रुप चैट करते हैं, साले हरामी। मैनेजर किम अभी इस बंदे को उसी घर के अंदर लेके आ गए होते हैं जहाँ से ये भागा था और इस बंदे के मुंह की पन्नी निकालते हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैं उन लोगों से तब तक बात नहीं कर सकता जब तक वो पहले मुझसे बात ना करे, और जब हमें ग्रुप चैट बनाते हैं काम पूरा होते ही हम ग्रुप चैट को डिलीट कर देते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तूने पहले उनसे कैसे बात करी थी? हम देखते हैं पहले भी जो मैनचॉल होता है उसने ग्रुप चैट में ही बाकी के गैंगस्टर्स से बात करी थी, यानी कि वो गैंगस्टर जिनके पास अभी मिंजी है। जिस गैंगस्टर के पास अभी मिंजी है, जब उसको ये बताया गया कि ये मैटर गैंगचान जू की बेटी का है, यानी कि हायरी का, जिसने मिंजी को मारा है, ये सुन के ही वो पीले दांतों वाला गैंगस्टर तैयार होता है हायरी की मदद करने के लिए। और ये सारी बातें इन गैंगस्टर्स ने ग्रुप चैट में ही करी होती है, जो कि अभी मैनेजर किम को बता देता है। लेकिन क्योंकि मैनेजर किम को अब भी मिंजी तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता चला होता, इसलिए मैनेजर किम इस बंदे का हाथ पकड़ के मोड़ने लगते हैं और ये बंदा कहता है, मेरा हाथ ये टूट जाएगा, छोड़ो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं पता। क्या तुम जो कर रहे हो ये साउथ कोरिया में करना अलाउड है? साले हरामखोर, मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। मैनेजर किम कहते हैं, अच्छा तो जो तुम लोग करते हो क्या वो करना अलाउड है? और मैनेजर किम इस बंदे का हाथ तोड़ देते हैं, जिस वजह से ये बंदा बहुत ही तेजी से करहा रहा होता है। इसके बाद मैनेजर किम इसके सामने आते हैं और कहते हैं, बस मेरे सवाल का जवाब दे, आखिर तुझे अपने ऊपर इतना विश्वास क्यों है? आखिर अब भी तू इतना ज्यादा क्यों अकड़ रहा है? मैनचॉल अभी पूरा का पूरा टूट फूट चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहता है, साले पागल हरामखोर, कानून की वजह से तू जो कुछ भी कर रहा है ये कानून के खिलाफ है साले। और तुझे बता दूं, मैं एक माइनर हूँ,
तू एक माइनर के साथ ऐसा कर रहा है। और क्योंकि मैं एक माइनर हूँ, अगर मैं कोई कानून तोड़ भी देता हूँ तो मुझे सजा नहीं होगी। हरामजादे, कानून हमें सजा नहीं दे सकती क्योंकि हम माइनर्स हैं। इतने में ही मैनेजर किम एक घुमा के लात मारते हैं इसके मुंह पे और मैनचॉल तड़पता हुआ बोल रहा होता है, हरामजादे, मैं कसम खाता हूँ तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैनेजर किम इसके लात मारने के बाद सीधा जाते हैं अपने सूटकेस के पास और उसके अंदर के फालतू के कागज बाहर फेंकते हैं, जिसके बाद हमें नजर आता है कि इस सूटकेस के अंदर असल में गन है। मैनेजर किम चुटकी से पहले ही इस गन को यहाँ पे जोड़ देते हैं आपस में और इस गन के आगे साइलेंसर लगा के इसके अंदर मैगजीन फिट करते हुए बोल रहे होते हैं, अगर कोई अपने माँ बाप खो देता है तो हम उसको अनाथ बोलते हैं, अगर कोई औरत अपने पति को खो देती है तो हम उसको विधवा बोलते हैं, लेकिन वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को खो देते हैं उनके लिए कोई भी शब्द नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुखदायक होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं उनके पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचता। तो तू क्या बोल रहा था? तू एक माइनर है और तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैनचॉल की अभी लिटरली फटके 4 हो चुकी होती है अपने सामने गन देख के और मैनेजर किम इस गन को लगा देते हैं मैनचॉल की टांगों के बीच में, यानी कि मैनचॉल के अंडों में, और उसका एक अंडा फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तू एक ऐसा माइनर है जिसका कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तो मैं ऐसा एक मिडिल एज का इंसान हूँ जो कानून को नहीं मानता। और अभी मैनचॉल की सच में काफी ज्यादा फटके 4 हो चुकी होती है। इससे पहले तक तो मैनचॉल फिर भी अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो एक माइनर है, लेकिन माइनर होने का क्या फायदा जब सामने वाला तुम्हें ऑन द स्पॉट ही ठोक दे। इसीलिए मैनचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये सच में एक गन है? क्या सच में ये गोली चला देगा? नहीं। मैनचॉल रोते रोते कहता है, सच बताऊं तो मैं एक माइनर नहीं हूँ। मैनचॉल अब भी अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, ये गोली नहीं चलाएगा क्योंकि अगर इसने गोली चला दी तो ये असली का क्रिमिनल बन जाएगा। बट मैनेजर किम गोली चला देते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबकी फटके 4 हो जाती है और मैनचॉल की टांगों के बीच से खून निकल रहा होता है। लेकिन मैनेजर किम ने इसके अंडे नहीं फोड़े होते बल्कि थाइस में गोली मारी होती है और इसीलिए मैनचॉल अभी मरा नहीं होता और कहता है, तुमने सच में गोली चला दी? क्या तुम पागल हो? कोई 911 को कॉल करो, कोई जल्दी से एम्बुलेंस लेके आओ। मैनेजर किम अपनी गन को वापस से सूटकेस के अंदर रखते हुए कहते हैं, मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि मिंजी जिंदा है और अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार देता, तुझे और तेरे साथ यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, तेरा परिवार, तेरा दोस्त, तेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं सबको जान से मार दूंगा। तो क्या बोल रहा था? तू एक ऐसा माइनर है जिसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो काफी ज्यादा फनी है बेटे, मेरा ये मुक्का तेरे कानून से ज्यादा फास्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रात लंबी होती है दिन से। अगर किसी भी इंसान ने मेरी बेटी के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि वो कौन है और किस पोजीशन में है। वो जो भी होगा समझ लेना कि मैं आ रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है तूने आज के लिए अपना सबक सीख लिया होगा, इसलिए अपनी जिंदगी में आगे से अच्छे काम करियो। मैं तेरा फोन लेके यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैनेजर किम इस बंदे का फोन उठा रहे होते हैं इतने में ही ये फोन बज जाता है। असल में इस फोन में कई सारे मैसेज आए होते हैं जिसपे लिखा होता है, मैनचॉल, जो लड़की चेयरमैन जू की बेटी के साथ लड़ रही थी, हम उसे शिप में लोड कर रहे हैं और मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि वो लड़की मर चुकी है। और इतने में ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और जरा सोच के देखो, जब मैनेजर किम ने ये मैसेज पढ़ा होगा तो उनके दिल में क्या बीती कि उनकी बेटी अब मर चुकी है। मतलब यार सच में जहाँ लुकीसम में कई चैप्टर्स ऐसे चले जाते थे जिसमें फाइट नहीं होती, लेकिन यहाँ मैनेजर में पहले चैप्टर से ही धूम धड़ाका मचा हुआ है। यहाँ दूसरे चैप्टर में ही मैनेजर किम की बेटी मर चुकी है उन गैंगस्टर्स के मुताबिक। तो भाई लोग, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे के चैप्टर्स में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरे फील के साथ ये एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं बस फटाफट से निपटाने में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूँ पूरी फीलिंग के साथ एक्सप्लेन करने में, जिससे आपको जितना हो सके उतना रियल एनिमे वाला एक्सपीरियंस मिल सके। तो खैर, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।